हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपीएससी 2021 टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और ये विजन IAS की हिंदी माध्यम की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और ये टेस्ट नंबर 28 है, ठीक है। 28 टेस्ट नंबर 28 का ये फोर्थ पार्ट है। इसके 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है और इससे पहले हम लोगों ने 27 टेस्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं इसके जो विजन के हैं, ठीक है। तो सारे टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो 28 टेस्ट है तो ये करंट बेस है पूरा का पूरा। इसमें क्या है कि आर्थिक समीक्षा और बजट, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसी पे पूरा बेस्ड है, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है ना, ये लगभग लगभग इसी से कवर हो जाता है और यहीं से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अच्छे से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अम्ब्रेला राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, ए ऑप्शन है कि हरित भारत मिशन दिया हुआ है, हिमालयी जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, और सी है हमारा कि जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन है, और डी है कि जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक जो ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। तो इसमें कौन सा नहीं शामिल है, जो अम्ब्रेला मिशन ये चलाया जा रहा है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जैव विविधता एवं मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन जो है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और ये तीनों आपको मिलेंगे, जो हरित भारत मिशन है और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है, और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये तीनों आपको अम्ब्रेला मिशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष सॉरी वर्ष 2021 के बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन यानी NTLM का उद्देश्य क्या है। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, इसीलिए ये मतलब राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन चलाया जा रहा है। और ये जो 2021 का बजट है उसमें इसकी बात की गई है, तो अगेन ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। तो इसमें मांग आघात यानी डिमांड शॉक जो होती है उसके संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि किसी वस्तु की मांग में अचानक और अस्थायी रूप से होने वाली वृद्धि या कमी मांग आघात कहलाती है। सेकेंड है कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग आघात नहीं हो सकता। तो ये मांग आघात के बारे में बात करें तो ये देखो, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इसमें जो मांग आघात के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो डिमांड शॉक होती है, क्या होता है कि इसमें किसी वस्तु की मांग में अचानक या मतलब अचानक और अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के लिए जो है उसकी मांग में या तो वृद्धि हो जाएगी या कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी को हम डिमांड शॉक बोल देते हैं। और ये देखो, मूल्य में परिवर्तन के कारण नहीं होता है ये आपको जो वस्तु की डिमांड होती है उसके परिवर्तन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 79 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी को प्रस्तावित किया है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो मेट्रो न्यू अगर इसके बारे में बात करें तो देखो, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि टियर 1 और टियर 2 के शहरों में बहुत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने की बात की गई है, इसीलिए ये मेट्रो लाइट और मेट्रोनियन जो टेक्नोलॉजी का इसमें प्रस्ताव दिया गया था, जो बजट था 2021-22 का, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से समग्र शिक्षा कार्यक्रम के
उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसमें समग्र शिक्षा कार्य के उद्देश्य, कार्यक्रम के उद्देश्य बताना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पूर्व विद्यालय से जो 12वीं कक्षा तक एक सातत्य के रूप में समग्र रूप से स्कूली शिक्षा को महत्व देना। सेकेंड है कि स्मार्ट कक्षा, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनलों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। और थर्ड है कि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों में जो क्षमता निर्माण करना। और फोर्थ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उन्नतीकरण करना। ठीक है, तो देखो जो ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके ये चारों उद्देश्य हैं, क्योंकि ये मतलब चलाया इसीलिए जा रहा है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनका जो है उन्नतीकरण करना, मतलब उनकी उन्नति करना, उनका नवा जनरेशन करना, उनको अच्छे से डेवलप करना। ठीक है, और शिक्षकों और जो स्कूल में जो प्रमुख क्षमता निर्माण होती है उसके बारे में उसको इंक्रीज करना है। और स्मार्ट कक्षा होनी चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, और डीटीएच चैनल के माध्यम से भी डिजिटल शिक्षा पर काम केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो उसको भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें कहा गया कि 12वीं कक्षा तक एक सातत्य के रूप में समग्र रूप से जो स्कूली शिक्षा को महत्व देने की बात की जा रही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है हमारे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करने वाला एक अंतर सरकारी निकाय है। सेकेंड है कि FSB के निर्णय इसके सदस्यों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। और थर्ड है कि भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, तो ये देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत इसका जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है इसका भारत जो है संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और इसमें जो ये मतलब FSB के जो निर्णय होंगे वो सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होंगे, वो चाहेंगे तो मान सकते हैं, अन्यथा उसको मना भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो देखने को मिलेगी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करने वाला एक अंतर सरकारी निकाय बनाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने मित्रा योजना की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? तो देखो ये मित्रा योजना की बात करें तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए ये लॉन्च की गई है और इसकी बजट में बात की गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के प्रतिशत के रूप में ऋण लेने की सीमा निर्धारित की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित जो राज्यों को GSDP के बढ़ते हुए क्रम में जो व्यवस्थित करना है, जो ये GSDP है उसके बढ़ते क्रम में उसको व्यवस्थित करना है, तो कौन सा मतलब किस आधार पर आएगा उसको हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो 4 राज्य दिए हुए हैं और 15वें वित्त आयोग की अगर की माने तो उसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा, मतलब जो सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम आपको ये मध्य प्रदेश का देखने को मिलेगा GSDP। ठीक है, और ये जो तुम्हारा सेकेंड पोजीशन पर अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल का है, और जो थर्ड पोजीशन पे आपको यूपी का है, और फोर्थ पे जो है मतलब महाराष्ट्र का है। मतलब फर्स्ट पे ये हो गया MP। ठीक है, सेकेंड पे बंगाल हो गया, और ये थर्ड पे यूपी हो गया, फोर्थ पे तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया। तो हमारा आ जाएगा 3 4 1 2, हमारा स्टेटमेंट सही हो जाना चाहिए। 3 4 1 2। ठीक है, तो 3 4 1 2, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 84 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी में 2009 और 10 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद से चावल और गेहूं के केंद्रीय मूल्य को संशोधित नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। इसमें चावल और गेहूं के अगर रेट की बात करें तो देखो गेहूं 200 रुपये कुंटल मिलता है इसमें। ठीक है,
और चावल ये 300 रुपये कुंटल देखने को मिलता है। तो ये अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, 2013 के बाद है, ठीक है। और जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये गलत है हमारा, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलेगा कि लगातार जो गिरावट आई है तो नहीं, ये लगातार जो बढ़ा है इसमें देखने को मिलेगा कि 2010 और 11 में ये था 63,000 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे इसके अंतर्गत। लेकिन जब 2020-21 का जो बजट पेश किया गया उसमें अगर बात करें तो 1,15,000 के करीब इसमें देखने को मिलेगा। तो ये मतलब लगातार बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें कहा गया है कि शहरी सहकारी बैंक यानी यूएसबीज की विनियामकीय व्यवस्था यानी रेगुलेटरी व्यवस्था जो है उसे हाल ही में परिवर्तन के संदर्भ में कौन से मतलब स्टेटमेंट सही हैं, कि कौन से परिवर्तन इसमें किए गए हैं। तो शहरी जो सहकारी बैंकों के लिए समग्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य 2024 तक समायोजित निवल बैंक ऋण यानी ANBC के 75% तक बढ़ाकर कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो USB के अध्यक्ष के जो नियुक्ति होती है यानी RBI को जो सहकारी बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति और पदच्युति मतलब उसे हटाने का और नियुक्त करने का अधिकार RBI को दे दिया गया है, ठीक है। और जो ये USBs हैं इसकी शेयर बाजार में इक्विटी जारी करके पूंजी जुटा सकते हैं ये लोग। तो ये मतलब प्रोविज़न की बात इसमें बताई जा रही है। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो देखो हमारा इसमें तीनों ये स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि इसमें जो USB है, ठीक है, तो UCB है, इसमें क्या किया गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का जो लक्ष्य था तो 2024 तक समायोजित कर निवल बैंक ऋण का 75% कर दिया गया है। और इसकी जो RBI इसकी नियुक्ति जो इसका चेयरमैन होगा उसकी नियुक्ति और उसकी मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया RBI के पास होगी, ये पावर दे दी गई हैं। और इसमें ये क्या है इक्विटी जारी कर सकते हैं, उससे पूंजी ये अपने पूंजी जुटा सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल जो हाउसिंग बैंक होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक है। सेकेंड है कि NHB ने भारत के 50 शहरों में आवासीय संपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव पर नज़र रखने के लिए NHB रेजिडेक्स सूचकांक को आरंभ किया है। तो देखो अगर बात करें तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो इसका सही है, क्योंकि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसने जो है भारत में 50 शहरों में आवासीय संपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव पर नज़र रखने के लिए जो रेजिडेक्स सूचकांक को जारी किया है, ठीक है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक होती है वो RBI के पूर्ण स्वामित्व में नहीं, ये भारत सरकार जो होती है उसके पूर्ण स्वामित्व में होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद हेड काउंट अनुपात का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। सेकेंड है कि यह कार्यशील आयु वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है। और थर्ड है कि यह निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या के मध्य अनुपात है। और थर्ड डी है हमारा कि यह कुल नवजात शिशुओं की संख्या में मातृ जन्म लेने वाले शिशुओं का प्रतिशत है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हेड काउंट रेशियो होता है ये जो यह क्या करता है कि यह निर्धारित जो निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत को ये प्रदर्शित करता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारतीय रेलवे ने 2030 तक रेलवे प्रणाली को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु राष्ट्रीय रेल योजना शुरू की है, ठीक है। और इसमें क्या है कि राष्ट्रीय रेल योजना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है।
और थर्ड है कि इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भूमिका केवल यात्री ट्रेन परिचालन तक ही सीमित रहेगी। तो देखो थर्ड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है तो ये यात्री ट्रेन के परिचालन तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें क्या है, माल ढुलाई के भी लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा ये रोलिंग्स होती हैं, ठीक है, और जो ये ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको डेवलप करने के लिए भी निजी क्षेत्र की उसमें भूमिका होगी। तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन सेकेंड और फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि 2030 तक माल ढुलाई के लिए इसकी हिस्सेदारी 45% करनी है और 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन जो है इसका शून्य करना है, ठीक है, जो रेलवे का है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन थर्ड गलत है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 89। तो इसमें सरकार जो संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवा पर व्यय में निरंतर वृद्धि होता रहा है, ठीक है, मतलब वृद्धि होती रही है। और सेकेंड है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर कुल बजटीय व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है। और थर्ड है कि कुछ सामाजिक सेवा क्षेत्रक व्यय में जो स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो देखो हमारा जो इसमें स्टेटमेंट है ये तो आपको देखने को मिलेगा, इसका सेकेंड और थर्ड तो सही है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो सेवा क्षेत्र की जो पिछले 5 वर्षों में घरेलू मतलब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवा व्यय के में निरंतर वृद्धि हुई है, तो नहीं, ये गलत है, ये कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कमी देखी गई है इसमें, तो ये गलत है। और ये सेकेंड और थर्ड सही है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में जो कुल बजटीय व्यय में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है और ये सामाजिक क्षेत्र के व्यय में स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें भारत की ऋण स्थिति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कभी भी अपने ऋण में व्यतिग्रत यानी डिफॉल्टेड नहीं किया गया है। सेकेंड है कि वर्तमान में भारत के पास निजी क्षेत्र सहित संपूर्ण ऋण आच्छादित करने के लिए पर्याप्त भंडार हैं। तो अगर इसमें बात की जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कभी भी अभी तक जो है 91 के बाद कभी भी डिफॉल्टेड नहीं किया गया है भारत को, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो निजी क्षेत्र सहित संपूर्ण ऋण आच्छादित करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई है। तो किसने इसको प्रकाशित किया है। तो देखो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन होता है UNCTAD, ठीक है, इसके द्वारा इसमें जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और इसमें भारत की स्थिति को अच्छा बताने की मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है हमारा 92। तो इसमें समय उपयोग सर्वेक्षण TUS 2019 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक व अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी को मापना है। सेकेंड है कि इसके अनुसार महिलाएं अपने पुरुष हैं पुरुषों के समकक्षों की तुलना में अनुपातहीन रूप से अवैतनिक घरेलू और देखभाल करने वाली सेवाओं का कम समय देती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि यह सर्वेक्षण सांख्यिकी जो कार्यालय यानी NSO के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो ये NSO के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि इसमें जो प्राथमिक उद्देश्य होता है तो वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी को मापना होता है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भागीदारी की बात की जा रही है समय के, तो इसमें महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी देखने को मिलेगी पुरुषों की अपेक्षा। तो ये हमारा सेकेंड गलत है और फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
93rd, तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत औषधियों के विनियमन के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय नियामकीय प्राधिकरण है। सेकेंड है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसको जो है जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जिसमें यह मतलब औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत औषधियों के रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी और राष्ट्रीय नियामकीय प्राधिकरण है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, तो इसमें भारत में ट्रेड लॉजिस्टिक के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि पत्तन भारत में मात्रानुसार लगभग 90%, मूल्यानुसार 70% निर्यात आयात कार्गो को संभालते हैं। सेकेंड है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में जहाज़ों के औसत प्रतिवर्तन काल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है इसका, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये कहा गया है कि मतलब 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है, तो ये गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये कमी देखी गई है इसमें। ठीक है, और फर्स्ट सही है क्योंकि इसमें मात्रा अनुसार 90% और मूल्य अनुसार जो 70% निर्यात आयात कार्गो को संभालते हैं। ये तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि भारत में कौशल विकास के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत में 50% से अधिक कार्यबल को अनौपचारिक स्रोत से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। सेकेंड है कि कृषि क्षेत्र 42.5% कार्यबल के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है। और थर्ड है कि स्वरोजगार भारत में कार्यबल के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इसमें देखो ये स्वरोजगार का तो जो आपको देखने को मिलेगा भारत में कार्य बल के रोजगार के प्रमुख स्रोत के रूप में इसको देखा जाता है। और इसमें कृषि क्षेत्र के 42.5% कार्यबल के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो ये सही है। लेकिन ये फर्स्ट वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें अनौपचारिक रूप से जो प्रशिक्षण दिया जाता है ये 50% नहीं, ये 89% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ह्यूज मात्रा में ये इसके द्वारा दिया जाता है जो कौशल विकास है भारत में। ठीक है, तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा कुछ उत्पादों के आयात पर कृषि अवसंरचना यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उपकर यानी सेस प्रस्तावित किया गया है। तो ये कौन से जो उत्पाद हैं उस पर ये मतलब उपकर से छूट प्राप्त है उनको। ठीक है, तो इसमें सेब है, मादक पेय है, सोना और चांदी है। तो देखो अगर इसमें बात करें तो किसी पर भी ये उपकर जो लगाया गया है, सेस लगाया गया है, ये किसी को भी इससे छूट प्राप्त नहीं है तीनों में से। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा 97, तो इसमें कहा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान सेवा क्षेत्र में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में भारत का व्यापार अधिशेष है। ठीक है, और कुल सेवा के निर्यात में सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी मतलब डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर की निर्यात की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और ये अधिशेष में बना हुआ है इंडिया। ठीक है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 98 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। सेकेंड है कि स्वर्ण विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत ऋण जो
ऋण विलेखों के संदर्भ में अगर बात करें तो मुद्रा भंडार का निवेश करने में आरबीआई को वर्जित किया गया है। तो देखो आरबीआई को वर्जित नहीं किया गया इसमें है, ठीक है। और इसमें ये सबसे बड़ा जो स्वर्ण विदेशी भंडार का वो नहीं है, ये चाइना देखने को मिलेगा। और इसमें जो ये दूसरा नहीं है, ये जो इसका दूसरा नंबर नहीं है, ये थर्ड पोजीशन पे शायद, आई गेस मुझे कुछ इसका कंफर्म नहीं है, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आता है, लेकिन सेकेंड पोजीशन तो नहीं है। आप लोगों को अगर पता हो तो इसको जो है क्रॉस चेक करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ठीक है। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि दुनिया भर की आज गला साथ नहीं दे रहा है दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं ने लाइन से ऊपर राजकोषीय नीति उपायों का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया है, जिसकी पूरी लागत राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में परिलक्षित होती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से लाइन से ऊपर राजकोषीय उपाय हैं? तो इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट है कि बेरोजगारी लाभ पर वे कर राहत और स्ट्रीट वेंडर के लिए विशेष ऋण सुविधा। तो देखो ये इसमें ये स्ट्रीट वेंडर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो बेरोजगारी लाभ पर व्यय और कर राहत दी गई है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला जो आज साथ नहीं दे रहा है मेरा, लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। तो कृषि अवसंरचना निधि योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य फलों उपरांत प्रबंधन अवसंरचना के लिए माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करता है, और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। तो नहीं, ये देखो केंद्र क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर की योजना है, ठीक है। तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि कृषि अवसंरचना जो फंड बनाया गया है, तो ये योजना है, इसका काम ही है कि फसलों उत्पादन प्रबंधन अवसंरचना के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें, ठीक है। और इसमें ये जो योजना जो लागू रहेगी, तो ये 2020-21 से 2029-30 तक ये योजना लागू रहेगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बजट में लाई गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है ऐसी चीज़ें जो बजट में प्रोविज़न जिनके किए जाते हैं। तो देखो ये वाला जो टेस्ट है, इसको अच्छे से आप लोगों को 2-3 बार देखना है, और इसको मैं हो सकेगा तो कंबाइंड करके डालूंगा, क्योंकि ये करंट बेस पूरा टेस्ट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। क्योंकि बजट से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक दो 3 करके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली देखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इकोनॉमी का जो भी क्वेश्चन बनता है यहीं से लगभग बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जो उससे थ्योरी से सेक्शन से नहीं बनता है, वो करंट का इकोनॉमी का सेक्शन वैसे ही है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक और शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम चल रहे हैं और आप ही के सपोर्ट से चलते रहना चाहते हैं आगे भी, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम लोग अच्छे से करेंगे हैं, और एग्ज़ाम को तो समझ लो फाड़ देंगे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।